जीके की क्लास है। इसमें आज हम इंडियन जीके का जो है टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें इंडियन पॉलिटी का चला है हमारा इस वीक। तो लास्ट डे जो है वो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के जो पार्ट्स रहते हैं, शेड्यूल्स हैं और फंडामेंटल राइट हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है फंडामेंटल ड्यूटीज और उसके बाद प्रेसिडेंट, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपके पास पीडीएफ शेयर करती हूँ। सबसे पहले जो है ये आता है हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज। तो जैसे मैंने आपको लास्ट डे पार्ट्स का बताया था, तो यहाँ पे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज जो आती है ये क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आता है। तो ये आता है पार्ट 4A। पार्ट 4A में क्या आएगा हमारे पास, फंडामेंटल ड्यूटीज, और इसमें आर्टिकल जो है ये कौन सा रहता है, 51A। 51A आर्टिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ जाता है। कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में जो है वो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है या कौन से आर्टिकल में इनका वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये कौन से पार्ट में आते हैं और कौन से आर्टिकल में आते हैं। तो ये चीज जो है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहती है, पार्ट 4A और आर्टिकल 51A। उसके बाद बात आती है कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज थे, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये हमारे स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? यस मैम। ओके जी। तो आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट डे हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था और फंडामेंटल ड्यूटीज और प्रेसिडेंट जो हैं इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इंडियन पॉलिटी का ये हमारे पास टॉपिक है और यहाँ से जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपके पास यहाँ पे डिस्कस किया कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, वो भारतीय संविधान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A और आर्टिकल 51A में आते हैं। ये चीज इम्पोर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। उसके बाद बात आती है कि इनको कब जोड़ा गया था। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस टाइम हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे, बाद में इनको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। तो कब ऐड किया गया था ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। 42 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का 42वां संशोधन कब हुआ था, ये 1976 में, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इनको किसकी रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, एक कमेटी बनी थी जिसने रिकमेंड किया था कि भारतीय नागरिक जो हैं इनके लिए कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए। तो ये आता है हमारे पास, सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है इसकी सिफारिशों के ऊपर इसको 42 अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया था। उसके बाद बात आती है कि लिए कहाँ से हैं ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये कहाँ से लिए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये लिए गए हैं पूर्व सोवियत संघ रूस, USSR, रशिया से लिए गए हैं। और कितने टोटल फंडामेंटल राइट हैं, 11। अब 11 हो गए हैं, लेकिन जब इनको जोड़ा गया था तो वे 10 थे। उसके बाद 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटीज था इसको कब जोड़ा गया भारतीय संविधान में, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था, ये 2002। इसमें जो है ये 11वां कर्तव्य इसमें जोड़ा गया था
अब उसके बाद आपके पास ये सारे जो हैं वो ड्यूटीज दिए हुए हैं, तो ये आपको पूरे तो याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। तो फिर उसके बाद ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य था, ये इसको जोड़ा गया था ना बाद में, तो ये क्या था? ये था कि 6 से 14 साल के जो बच्चे होंगे उनको हर पेरेंट्स का ये कर्तव्य रहेगा, फंडामेंटल ड्यूटी रहेगी कि वो उनको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देगा एजुकेशन के लिए, शिक्षा के अवसर देना 6 से 14 साल के बच्चे के लिए। तो ये इसमें बाद में जोड़ा गया था। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं इसके बारे में आपको यही याद रखना है कि जितना मैंने आपको करवाया, यहाँ से ही पेपर में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडियन प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो बात आती है कि ये देश का क्या होता है? प्रथम नागरिक। इस चीज को याद रखना है आपने कि राष्ट्रपति जो है वो देश का प्रथम नागरिक होता है। और सैन्य प्रमुख, तीनों फोर्सेस जो हैं हमारे पास कौन कौन सी? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों फोर्सेस का ये सुप्रीम कमांडर होता है, सैन्य प्रमुख होता है। और जो सीयू हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनका ये चांसलर होता है, राष्ट्रपति भारत का। उसके बाद जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां होती हैं, जो भी काम होते हैं भारत सरकार के, वो राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। सिर्फ नाम होता है राष्ट्रपति का, और काम करने वाली जो वास्तविक शक्ति है वो प्रधानमंत्री प्लस मंत्री परिषद होती है, प्राइम मिनिस्टर प्लस मंत्री परिषद। काम ये करते हैं, लेकिन किसके नाम से काम किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से। इस तरह से अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति जो है वो औपचारिक प्रधान होता है इसका, कार्यपालिका का, वास्तविक नहीं होता है, औपचारिक। यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ, औपचारिक प्रधान। और वास्तविक कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद। उसके बाद बात आती है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो एक तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत की नागरिकता होनी चाहिए उसके पास। दूसरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफी टाइम जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो लगभग एज जो है वो आपको सभी की याद रखनी है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज है हमारे पास 35, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, पूरी कर चुका होना चाहिए वो 35। और उसके बाद वो किसी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है राष्ट्रपति, लेकिन उसमें जो है वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। और किसी भी बेनिफिट पोस्ट पे वो नहीं होना चाहिए, कोई भी सरकारी पोस्ट इस तरह से नहीं होना चाहिए। और हमारी जो संसद है वो किस किस को मिला के बनती है? संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिलाकर के क्या बनती है? संसद। तो ये संसद का एक अभिन्न अंग होता है जो हमारा राष्ट्रपति है।
उसके बाद कुछ आर्टिकल आते हैं हमारे पास, ये भी इम्पोर्टेंट है प्रेसिडेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहले आर्टिकल 52 में क्या प्रावधान किया गया है, ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आता है, जो राष्ट्रपति है। और आर्टिकल 52 से 78 पार्ट 5। 54 में भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होगी। 54 में उसका निर्वाचन मंडल आता है। 55 में निर्वाचन प्रक्रिया और 57 में पुनर्निर्वाचन। 9 में उसके पद के लिए जो आवश्यक शर्तें रहती हैं, जो हमने यहाँ पे पढ़ी। 60 में शपथ आती है। 61 में इम्पीचमेंट आती है, महाभियोग। 62 में आकस्मिक अगर उसका जो पोस्ट है वो खाली हो जाती है। 72 में वो क्षमादान की शक्ति है। और 73 में शक्तियों का विस्तार। तो सबसे पहले हम निर्वाचन पद्धति के बारे में अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे कि राष्ट्रपति बनते कैसे हैं। एक इलेक्ट्रोल होता है ना, इनके लिए भी इलेक्शन होते हैं ना, तो इसी इलेक्शन जो है ये राष्ट्रपति के लिए किए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, अप्रत्यक्ष मतदान होता है। अप्रत्यक्ष मतदान का मतलब है कि यहाँ पे जो भारत के लोग हैं वो डायरेक्ट जो हैं वो इलेक्शन नहीं, मतलब अपना वोट कास्ट नहीं करते हैं राष्ट्रपति को चुनने के लिए। एकल संक्रमणीय प्रणाली इसमें यूज होती है और गुप्त मतदान ही होता है, जैसे कि इलेक्शन में होता है। लेकिन इसमें इलेक्शन में भाग लेने वाले सदस्य जो हैं, इलेक्ट्रोल कौन रहता है इसमें, निर्वाचक मंडल कौन रहता है इसमें, लोकसभा के सदस्य होते हैं प्लस राज्यसभा के होते हैं। और जो स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनकी विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। इसमें विधान परिषद के सदस्य नहीं आएंगे, उनको मतदान का अधिकार नहीं है। तो इसमें सिर्फ कौन लेगा, राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, सांसद प्लस विधायक। सांसद आगे जो लोकसभा और राज्यसभा हैं, राज्यसभा के हैं, और विधायक आ जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उनके, जैसे राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश। तो ये इसमें भाग लेता है, जो इलेक्ट्रोल होता है इसमें सांसद प्लस विधायक। और इसमें जमानत राशि कितनी रखनी पड़ती है राष्ट्रपति बनने के लिए, 15,000। अगर मान लो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो जाते हैं, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसका निपटारा जो है वो सिर्फ कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस आर्टिकल में करेगा, आर्टिकल 71। फिर उसके बाद आता है कि जो शपथ होती है, ओथ होती है, वो कौन दिलाता है राष्ट्रपति को, तो ओथ दिलाई जाती है इनको CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इनको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर मान लो ये एब्सेंट हैं, तो इनकी एब्सेंस में जो सुप्रीम कोर्ट का और सीनियर जज होगा वो इनको शपथ दिलाएगा। ये इम्पोर्टेंट है। और ये अपना जो रिजाइन है, त्याग पत्र है, वो किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को। ये यहाँ पे रिवर्स होता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति जो है ये उपराष्ट्रपति को देते हैं। ये क्लियर हो गया आपको इतना। उसके बाद आता है इनका टेन्योर, कार्यकाल कितना रहता है राष्ट्रपति का, 5 ईयर, 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है। अगर मान लो कि राष्ट्रपति किसी कारण अपना इस्तीफा दे देते हैं
या उनकी मृत्यु हो जाती है या उनके ऊपर इम्पीचमेंट लग जाती है, महाभियोग लग जाता है, तो उस दौरान जो है वो राष्ट्रपति के सारे कार्य कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के पास ये पावर होगी कि वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। और पुनर्निर्वाचन में क्या होता है कि एक राष्ट्रपति जो है वो बहुत बार, कितनी भी बार जो है वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। और ये क्वेश्चन एक बार कमीशन में पूछा भी जा चुका है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार चुना जा सकता है, एक ही व्यक्ति, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, वो कितनी भी बार जो है वो चुना जा सकता है। इसमें जो मैक्सिमम टेन्योर रहा है, सबसे ज़्यादा टाइम तक, लंबे टाइम तक जो इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अमेरिका में क्या है इसका प्रावधान कि एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, 2 से ज्यादा बार नहीं बन सकता है। उसके बाद आते हैं राष्ट्रपति के वेतन भत्ते। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते जो हैं ये कितने रहते हैं? 5 लाख उनकी सैलरी रहती है पर मंथ, और ये कहाँ से जाती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से ये पे की जाती है। इसके अलावा इनको आवास, राजकीय आवास, राष्ट्रपति भवन जो है, राष्ट्रपति भवन का नया नाम क्या है? मुगल गार्डन। राष्ट्रपति भवन बनाया किसने था? ये इंपॉर्टेंट है, कौन थे इसके वास्तुकार? एडविन लुटियंस। और जो मुगल गार्डन है इसका नया नाम अब अमृत उद्यान है, दरबार हाल का गणतंत्र मंडप और अशोक हाल का अशोक मंडप। उसके बाद आता है महाभियोग। राष्ट्रपति अगर मान लो संविधान के नियमों के विरुद्ध कोई काम करता है तो उसके ऊपर महाभियोग भी लगाया जा सकता है, जो कि आर्टिकल कितने में आता है? 61 में महाभियोग। महाभियोग जो है वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और इसमें किसी भी सदन में इसको जो है वो पेश किया जा सकता है, जो महाभियोग का प्रस्ताव होता है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। लेकिन शर्त ये है कि इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी पड़ती है। उसके बाद आते हैं इनके राइट्स कि इनको जो है वो क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं, राष्ट्रपति जो है वो क्या क्या काम करते हैं। तो एक तो आता है इनका कार्यपालिका संबंधी काम। क्या करते हैं ये? पहले अपॉइंटमेंट्स करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, इनको ओथ दिलाएंगे। प्राइम मिनिस्टर के कहने पे जो उनकी मंत्री परिषद होगी उनको ओथ दिलाएंगे। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो भी काम रहेगा ये कौन करता है? प्रेसिडेंट। डिफरेंट स्टेट्स के जो गवर्नर हैं उनको अपॉइंट करेंगे। जजेस, सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट के जो जजेस हैं इनको अपॉइंट करेंगे। डिफरेंट जो कमीशंस होते हैं उनके ये अध्यक्ष हैं। उसके बाद इनकी जो लीगल राइट्स हैं, विधायी शक्तियां हैं, ये कौन कौन सी आती हैं? लीगल पावर्स। तो इसमें आता है कि जो संसद का जो सेशन रहता है इसको ये क्या करते हैं? आहूत, मतलब बुलाते हैं संसद सेशन को, और उसको भंग कर सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं उसका, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी पावर्स किसके पास रहती हैं? कई बार क्वेश्चन ये आता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसमें जो है वो लोकसभा स्पीकर, कई कैंडिडेट इसमें लोकसभा स्पीकर कर देते हैं, लेकिन ये प्रेसिडेंट के पास होता है। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, जो ऑर्डिनेंस जो होता है, अध्यादेश, अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये भी राष्ट्रपति के पास होती है। आर्टिकल 1
123 में जो है वो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकते हैं प्रेसिडेंट जब दोनों जो हाउसेस हैं, संसद के, पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस हैं, उनमें से किसी भी एक सदन का जो है वो सेशन नहीं चल रहा हो। उसके बाद न्यायिक कुछ जुडिशियल पावर्स भी हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर सजा हुई है तो वो सजा को क्षमा कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, उसको प्रविलंबन, उसका परिहार मतलब उसको थोड़ा डिले भी कर सकते हैं। तो ये सारी शक्तियाँ होती हैं। मृत्यु दंड तक की सजा को माफ करने का जो राइट है ये किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास। उसके बाद इमरजेंसी पावर आती हैं। इमरजेंसी पावर में क्या आता है कि राष्ट्रपति जो है वो देश में इमरजेंसी लगा सकता है, इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। इसमें हमारे पास 3 आर्टिकल आते हैं, 352, 356, 360, 3 आर्टिकल। और ये हमने जर्मनी के संविधान से ऐड किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी। ये जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन है ये 356 में आएगा। मान लो अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट अपना जो शासन है उसको चलाने में सफल नहीं होती है तो वहां पे राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। 352 में आती है नेशनल इमरजेंसी। इसमें क्या होता है, अगर मान लो कोई देश इंडिया पे अटैक कर देता है, युद्ध जैसी कोई स्थिति बन सकती है, ऐसा लग रहा है, तो राष्ट्रपति देश में इमरजेंसी लगा सकते हैं। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है, फाइनेंशियल रिलेटेड कोई क्राइसिस हो गया है तो इस तरह की इमरजेंसी लग सकती है। तो ये भी राइट किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास। उसके बाद ये हमारे पास इंडियन प्रेसिडेंट हैं जिनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें आपको जो है वो फर्स्ट, ये आपको याद रखने होते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट, लॉन्ग टाइम सर्विंग प्रेसिडेंट भी यही हैं अभी तक, और फर्स्ट भी यही हैं। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 से लेकर के 1962 तक इनका टेन्योर रहता है। उसके बाद सेकंड आते हैं हमारे पास डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट हैं। और फर्स्ट ये क्या है? वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। पहले उपराष्ट्रपति और सेकंड राष्ट्रपति। और ये एक इनका जो जन्मदिन होता है उसको शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 5 सितंबर को। उसी तरह से तीसरे जाकिर हुसैन, और पूरी यहाँ पे आपके पास लिस्ट दी गई है। इसमें आपको एक तो ये हैं नीलम संजीव रेड्डी, जो कि निर्विरोध चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इनके बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना है। उसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, जो कि भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट राष्ट्रपति रही हैं। और उसके बाद प्रणब मुखर्जी, और उसके बाद वर्तमान में मॉडर्न टाइम में हमारे पास कौन है राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू, जो कि फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है, जनजातीय राष्ट्रपति हैं, महिला। और ये 2022 से भारत की राष्ट्रपति बनी। तो इस तरह से ये हमारे पास राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट के बारे में जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहता है हमारे पास ये है पीएम और कैबिनेट, जो प्रधानमंत्री हैं और उनकी मंत्रिपरिषद है, इसके बारे में। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होती है इसमें हमारे पास 3 तरह के मंत्री आते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर पे कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट राज्य मंत्री और उपमंत्री। इसमें हम पीएम के बारे में सबसे पहले करते हैं। तो पीएम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये लोकसभा के प्रति
उत्तरदायी होती है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो क्राइटेरिया है इंडिया में, जैसे कि क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और एज, एज बहुत इम्पोर्टेंट है। एज क्या है, मिनिमम 25 ईयर्स, 25 ईयर्स कम से कम उसकी एज जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। और लोक अगर तो प्रेसिडेंट सॉरी पीएम लोकसभा से बनता है तब तो 25 है, अगर राज्यसभा से बनता है तो 30 है। ठीक है, क्योंकि लोकसभा मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो 25 है और राज्यसभा मेंबर के लिए 30 है। तो मैक्सिमम टाइम तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा से ही बनता है, लेकिन ऐसा कोई हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि सिर्फ लोकसभा से ही बनेगा, राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री बन सकता है। जैसे हमारी इंदिरा गांधी वगैरह जो थे ये राज्यसभा से ही थे, इवन मनमोहन सिंह जो थे ये भी राज्यसभा से ही प्रधानमंत्री बने थे। और अगर मान लो वो दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है तो उसको, और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो उसको 6 मंथ के अंदर अंदर जो है वो किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी अनिवार्य होती है। फिर उसके बाद आता है कि जो कुल मंत्री हैं वो कितने बनेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर। तो इसमें एक क्राइटेरिया सेट किया गया है कि जितने भी टोटल लोकसभा मेंबर होंगे उनका 15%, ये लोकसभा के लिए है। और अगर हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, किसी राज्य की विधानसभा, तो उसमें भी यही क्राइटेरिया चलता है, जितने भी टोटल लेजिस्लेटिव मेंबर्स होंगे उनका 15% जो रहेगा ये मंत्री परिषद रहेगा, उसमें 15% मंत्री बनेंगे। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 91 कॉन्स्टिट्यूशन जो था अमेंडमेंट, इसमें बताया गया था, इसमें ये प्रोविजन किया गया है। उसके बाद कुछ आर्टिकल आते हैं इससे रिलेटेड, तो इसमें जो है वो 74 है, 74 में मंत्रिपरिषद आती है, 75 में पीएम आते हैं, और मतलब प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी अपॉइंटमेंट है और उनका टेन्योर। 75(1) में प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा। और 75(2) में क्या आता है कि जो मंत्री परिषद है वो मंत्री परिषद जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगी, राष्ट्रपति जो है उनके प्रसाद पर्यंत काम करेगी, जब तक उनकी पोस्ट रहेगी तब तक मंत्री परिषद रहेगी। और जितने भी कार्य होंगे भारत सरकार के वो किसके नाम पे किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम पे, लेकिन वास्तविक जो काम करने वाले होते हैं वो मंत्री परिषद होती है। वो मैंने आपको पहले बता दिया, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान ये होता है मंत्री परिषद और प्राइम मिनिस्टर, और औपचारिक होता है राष्ट्रपति। उसके बाद इसमें ओथ आती है और अपॉइंटमेंट आती है, तो इसके बारे में मैंने पहले बता दिया आपको। प्रधानमंत्री को जो ओथ है, शपथ है, ये कौन दिलाता है, इंडियन प्रेसिडेंट। और ये अपना जो रिजाइन है ये भी किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। और जो अदर मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट है, उनको भी ओथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा। किसकी रिकमेंडेशन पे, पीएम की रिकमेंडेशन। उसके बाद जो प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते वगैरह होते हैं वो कौन से आर्टिकल में आते हैं, 75(6) में। और ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की जो संचित निधि है वहां से दिए जाते हैं। टेन्योर कितना रहता है इनका, 5 ईयर, 5 ईयर, या फिर अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो उससे पहले भी हो सकता है ये, लेकिन ऐसे तो 5 ईयर तक ही रहता है। और प्रधानमंत्री जो होता है ये सदन का नेता होता है, ठीक है। और नीति आयोग का ये अध्यक्ष होता है। नेशनल यूनिटी काउंसिल जो है उसका भी ये चेयरमैन रहता है। इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है उसका भी प्रेसिडेंट रहता है। आपदा प्रबंधन का भी प्रेसिडेंट रहता है। तो ये कुछ कमीशंस हैं जिनके ये चेयरमैनशिप भी होती है इनके पास। उसके बाद ये हमारे पास इंडियन प्राइम मिनिस्टर आते हैं, जिसमें कि फर्स्ट
प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू, जो कि लॉन्ग सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा थे, जो सबसे ओल्ड प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा उसके बारे में ही हमने देखना है। और मोरारजी देसाई हैं, तो ये पहले गैर कांग्रेसी, क्योंकि बहुत साल तक कांग्रेस ही चलती रही, तो पहले गैर कांग्रेसी ये प्राइम मिनिस्टर बने थे भारत के। उसके बाद इंदिरा गांधी जो है ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर आती हैं, जो 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक इंडिया की प्रेसिडेंट रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी, सबसे छोटा कार्यकाल इनका रहता है, सिर्फ 1 दिन का, नहीं सॉरी 13 दिन का कार्यकाल रहता है। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं ये हमारे अब मॉडर्न टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं, जो 26 मई 2014 से भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद ये था हमारे पास प्राइम मिनिस्टर के बारे में, और प्रेसिडेंट के बारे में जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है वो मैंने आपको बता दिया। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। और इस तरह से हमारे 3 टॉपिक जो हैं ये आज की क्लास में कंप्लीट हो गए। फंडामेंटल ड्यूटीज़, इंडियन प्रेसिडेंट एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर। बाकी का जो रहेगा फिर हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पार्लियामेंट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।